हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकेडमी। तो जैसे आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 उसके पार्ट सी की थ्योरी एंड उसकी एक्सरसाइज हमने फिनिश कर ली थी। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके पार्ट डी को स्टार्ट करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, आज हमने जो डिस्कशन करनी है वो है हमारे एल्काइंस के बारे में। ठीक है, पिछले कुछ लेक्चर के अंदर हमने एल्केन्स के बारे में बात करी, हमने एल्कीन्स के बारे में बात करी। आज के लेक्चर के अंदर हम एल्काइंस के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे उसके यूज के बारे में भी, हम बात करेंगे उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी, और एग्जैक्टली एल्काइंस है क्या। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो जितने भी टॉपिक्स हैं इसके अराउंड वो सब कवर करेंगे। देखिए बेटा, जब हम किसी एल्काइंस के बारे में बात करते हैं तो एक्चुअली में ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके दो कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे कि मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ये हो गया एच सी, ये हो गया बेटा तीन बॉन्ड्स दो कार्बन के बीच में, और उसके बाद एच आप यहां पे बनाएंगे। आप जानते हो कि जो कार्बन होता है उसके पास चार बॉन्ड्स होते हैं, मतलब या फिर कह सकते हो चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेयर करने के लिए, जिनमें से तीन इलेक्ट्रॉन्स जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ शेयर कर लेता है तो ऑफ कोर्स उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट होता है। ये जो ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हुआ इसका भी एक स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं एसिटाइलिनिक बॉन्ड। ठीक है, एसिटाइलिनिक बॉन्ड का मतलब होता है कोई भी दो कार्बन एटम जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसी को कहा गया एसिटाइलिनिक बॉन्ड। और किसके अंदर है? ऑफ कोर्स हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो ये जो आप यहां पे देख रहे हो ये एक एल्काइन को रिप्रेजेंट करता है। बाकी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इनके अलग अलग नाम है। ऑफ कोर्स इसके अंदर दो कार्बन्स हैं तो ये इथ फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हम आइंस लगाते हैं किसी भी अल्काइल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये और कुछ नहीं है, ये हमारा इथाइन है। ठीक है, सो दिस वन इज इथाइन। आई होप यहां तक तो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो एक बात आपको बता दूं बेटा, अगर सिंगल बॉन्ड होता तो ऑफ कोर्स उसको मैं सैचुरेटेड बोलता। डबल बॉन्ड वाला जो हमने एल्कीन के अंदर किया, ट्रिपल बॉन्ड जो हम एल्काइन के अंदर कर रहे हैं, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। और एक बार बता देता हूँ बेटा, जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे कार्बन कार्बन के बीच में उतना वो हाईली रिएक्टिव भी होता है। और ऑफ कोर्स ये एडिशन रिएक्शन को प्रमोट करता है, क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड है वो आसानी से टूट जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाएंगे, और जिसको मुझे ऐड करना है वो हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में मैं आगे जाके बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ हम स्टडी कर रहे हैं कि एक्चुअली इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, दूसरा ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और तीसरा इसका जनरल फॉर्मूला भी देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे उसके जनरल फॉर्मूले की। आप जानते हो ना बेटा, हमेशा हम एक ऐसे फॉर्मूले को देखते हैं जिसके अंदर हम जैसे मैं इसका बता देता हूँ पहले तो, जैसे कि हमारे पास आ गया CnH2n-2। अब ये जो है ये जनरल फॉर्मूला है मेरे एल्काइन का। इसमें जो n है ना, बेसिकली वो नंबर ऑफ कार्बन्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे इथाइन की, तो इथ जो है बेसिकली दो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं n को यहाँ पे 2 डाल दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे n को 2 डालूंगा तो मुझे मिलेगा C2H2 इंटू 2 माइनस 2। सो बेसिकली ये बन गया
C2H, 2 2 ज़ा 4, 4 - 2 करूंगा ना, ये पहले इसको सॉल्व करना प्लीज। 4 - 2 करूंगा तो 2 बच गया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये जो आप यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हो, ये मेरे इथाइन का फॉर्मूला है। इजी, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए, अब एक ना टेबल के अंदर मैं कुछ एग्जांपल्स देख के समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला क्या होगा उस पर्टिकुलर कंपाउंड का। ठीक है, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा होगा, उसका ट्रिवियल नेम क्या होगा, और आईयूपीएसी के हिसाब से उसको कैसे नाम दिया गया। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम वो करेंगे। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो देखिए बेटा, इस टेबल के अंदर मैंने यहाँ पे आपके लिए 4 एग्जांपल्स रखी हैं। अब मैं हर एग्जांपल का जो कंडेंस्ड फॉर्मूला है वो बताऊंगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा, जो उसका ट्रिवियल नेम है उसके बारे में बताऊंगा, एंड आईयूपीएसी नेम जो है कंपाउंड का उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो C2H2, तो जैसे मैंने कहा कि ये हमारे पास 2 कार्बन है इसके अंदर। तो कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या है, पहले कंडेंस्ड फॉर्मूले की बात करते हैं बेटा हम अपना। यहाँ आएगा बेटा HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, वैसे तो कई बुक्स के अंदर आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH शो किया जाता है, बट एक्चुअली क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड हमेशा कार्बन के अंदर बनता है, मतलब कार्बन के बीच में बनेगा, तो इस वजह से बेटर ऑप्शन है कि हम ऐसा शो करें। अदरवाइज कोई बात नहीं, आप चाहें तो आप कर सकते हैं, बट जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये मैटर करने लग जाती हैं बातें। स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात करें तो बस आपने क्या करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले हमारे पास आएगा H, फिर उसके बाद आ जाएगा C, फिर हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करेंगे 2 कार्बन के बीच में, और ये H बन जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। कई लोग इसको ट्रिवियल नेम कहते हैं, ट्राइवल नेम कह देते हैं, बट हम इसको ट्रिवियल नेम ही कहते हैं। तो आप जैसा आप बोलना चाहो बोल सकते हो। तो इसका जो बेटा नेम है वो है एसिटाइलिन। ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटाइलिन। ठीक है, एसिटाइलिन कई बोल देते हैं, हम एसिटाइलिन बोलते हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, स्पेलिंग गलत ना हो आपके, बट ये बात ध्यान रखना। आईयूपीएसी जो नेम है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हम इसको इथाइन बोलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बेटा C3H4 की। तो कंडेंस फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका हो जाएगा CH3। देन अब मैं जैसे नॉर्मली बुक में होता है वैसे ही कर रहा हूँ, तो ये आएगा बेटा C, देन हमारे पास आएगा ट्रिपल बॉन्ड, देन आएगा CH। याद रखें, कार्बन जो होता है उसके 4 बॉन्ड जो हैं वो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेड होने चाहिए, मतलब 4 बॉन्ड्स ही बने हो उसके साथ, उससे ज़्यादा ना बने। इस बात का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। CH H, एक C, देन हमारे पास 3 बॉन्ड्स हो गए C, और साथ में एक H लगा दूंगा। ठीक है, इसका जो नाम है, ट्रिवियल नेम जो है, उसको हम बोलते हैं एलिलीन। तो ये इसका नाम है। वैसे आईयूपीएसी में इसको प्रोपाइन के नाम पे हम जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। नेक्स्ट है बेटा C4H6 के बारे में बात करते हैं। देन C ट्रिपल बॉन्ड, एंड उसके बाद बन जाएगा हमारे पास दैट इज CH। ठीक है, CH। स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप मुझे बोलते हो कि सर स्ट्रक्चर के हिसाब से बताओ ये कैसा दिखेगा, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमारे पास मैंने जैसे बताया आपको बेटा, हर एक का अलग अलग जो बॉन्ड्स हैं वो प्रॉपरली दिखा दीजिए। यहाँ पे ऐसे ये आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है ना इसके साथ, फिर एक सिंगल हाइड्रोजन है, तो लीजिए बना दिया। इसके साथ 3 बॉन्ड हैं, 1 2 3, फिर कार्बन है, बना दिया, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो आप इसको ऐसे दिखा दीजिए और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इसको क्रोटोनाइलिन बोलते हैं बेसिकली, CROTONYLENE। ठीक है, सो क्रोटोनाइलिन। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। वैसे इसको ब्यूटाइन बोला जाता है आईयूपीएसी के नाम से। आईयूपीएसी आपको पता ही है बेटा कि 1 2 कार्बन हो तो इथ बोल देते हैं, प्रोप यूज करते हैं 3 कार्बन के लिए, 4 कार्बन के लिए ब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है, एंड सो ऑन। जैसे अब यहाँ पे 5 है तो पेंटाइन, तो मुझे आई थिंक लिख भी दूंगा तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों लिखा हुआ मैंने।
बाकी जल्दी से इसको कर देता हूँ मैं। तो बेसिकली CH3, CH2, देन CH2, देन हमारे पास बेटा आता है C, देन ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये इसको शो करने का तरीका हुआ। स्ट्रक्चर वाइज देखिए, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन हो गया, देन कार्बन का एक हाइड्रोजन ऊपर एक नीचे, देन एक ऊपर एक नीचे, देन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, देन कार्बन, फिर एक हाइड्रोजन। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अम, इसका जो ट्रिपल नेम है उसको प्रोपाइल एसिटाइलिन बोला जाता है, मतलब PO, प्रोपाइल। देन उसके बाद आता है एसिटाइलिन, एसिटाइलिन, ठीक है। तो आप देखेंगे YLENE, YLENE, YLENE ये सब में सेम रहता है, ठीक है। तो एसिटाइलिन इसका हम यहाँ पे नाम लिखते हैं। तो इस तरीके से हमने मोटा मोटा अगर देखें तो ये जो चार हमें फॉर्मूले हैं ये याद रखने हैं, और उसके बेसिस के देखो ये सब चीजें आप अच्छे से याद कर लोगे चारों के चारों, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी बन जाता है। क्योंकि इस बात का ध्यान रखना है कि जो कार्बन है उसके सिर्फ 4 बॉन्ड होने चाहिए, उससे ज्यादा ना हो, इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है। बाकी नाम ये है, जो ट्रिवियल नेम है ये याद रख लेना, बाई चांस पूछ ले तो बताने के लिए, अदरवाइज इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको कुछ और इसके बारे में बताता हूँ। अब हम बात करेंगे सोर्सेज क्या है इस एल्काइंस की, और इसी एल्काइंस के जो आइसोमर्स हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, दैट इज सोर्सेज के बारे में। इस इन एल्काइंस का सोर्स क्या है, कहाँ से हमें मिलते हैं। तो आंसर बहुत सिंपल है, हमें मिलते हैं नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि नेचुरल गैस एंड दैट इज पेट्रोलियम। तो यहां से आपको आपका क्या मिलता है, एल्काइन मिल जाता है। बाकी हमारे सिलेबस में हमने जो फर्स्ट मेंबर होता है एल्काइन फैमिली का उसको स्टडी करना है। तो थोड़ा आगे जाके और डिटेलिंग में इसके बारे में बताऊंगा। बट अभी के लिए ये है कि ये जितने भी एल्काइंस हैं बेसिकली हमें नेचुरल गैस या पेट्रोलियम से हमें वो मिलते हैं, वो हमारे सोर्सेज हैं। फिर हमारे पास आता है कि आइसोमर्स के बारे में बताइए आप, ठीक है। आइसोमर्स के बारे में क्या बातें करेंगे। एक बार बता देता हूँ, एल्काइन के अंदर या तो आपके पास 4 कार्बन हो या 4 से ज्यादा हो। सो मैं लिख देता हूँ 4 और मोर देन 4, मोर देन 4, ठीक है। तो मतलब और किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है 4 और मोर देन 4 कार्बन एटम्स की बात हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो 4 या 4 से ज्यादा अगर आपके पास कार्बन एटम्स हैं तो देखिए बेटा आइसोमर्स आसानी से फॉर्म हो जाते हैं। और देखिए हमारे पास दो तरह के आइसोमर्स है जो हम स्टडी करते हैं। पहला तो देखो होता है पोजीशन आइसोमर, ठीक है। जब हम बात करते हैं ना बेटा पोजीशन आइसोमर्स की, तो बेसिकली क्या होता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन बस हम चेंज करते रहते हैं। एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी, मैं जस्ट आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। और उसके बाद एक होता है बेटा आपका चेन आइसोमर, जो ब्रांच्ड चेन होती है ना उसको हम ब्रांचेस को चेंज करते हैं बेसिकली। चलो मैं आपको करके बताऊंगा, थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी तभी होगी। अभी के मैं बता देता हूँ कि हमारा एक होता है पोजीशन आइसोमर और एक होता है चेन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर में क्या क्या आता है, चेन में क्या क्या आता है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं ये डिस्कस करता हूँ। जैसे कि पहले मैं पोजीशन की बात करता हूँ, इसके लिए मैं एग्जाम्पल लूंगा, मान लीजिए ब्यूटाइन के ले लेता हूँ, ठीक है। ब्यूटाइन इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहला है CH3, CH2, CH, अब नहीं यहाँ पे CH नहीं आएगा क्योंकि पहली बात तो 4 कार्बन है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको हटा देता हूँ। तो क्या करना है, यहाँ पे आएगा C। अरे बाबा फिर से मैं एच, आज दली होते ना कि C के साथ H लगाना ही है, तो इसमें ध्यान रखना होता है। तो C ट्रिपल बॉन्ड करने के बाद आप CH करेंगे, तो ये है सबसे पहला। अच्छा अगर आप पूछता है सर इसका नाम क्या है, तो देखिए पहली बात तो 1, 2, 3 एंड 4, हमेशा बोला है ना कि ट्रिपल बॉन्ड जो है सबसे
कम नंबर पे होना चाहिए, तो ये कम नंबर पे है 1। तो ऊपर से 4 कार्बन है इसके, तो ये हो जाएगा बेटा ब्यूट। पहले तो बात याद रखें कि हमेशा ये बट लगेगा आपको बेटा, हम इसे ब्यूट बोल देते हैं, तो आप चाहे बोले बट बोलना, बट बोल लीजिए, वो आपके मतलब है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, वो नंबर लिखते हैं जहां पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे कि ये पहले नंबर पे हमें मिल गया। याद रखें 1 और 2 में से लोएस्ट नंबर हमेशा लिखना होता है। फिर बाद में जो इसका मेन है हमारे पास आइन, आइन जो है वो एल्काइल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम वो लिख देते हैं। तो ये हो गया ब्यूट 1 आइन। तो ये मेरा IUPAC नेम हो गया इसका। अच्छा, अगले केस में क्या करूंगा, ये ट्रिपल बॉन्ड को उठा के बीच में ले आऊंगा, तो इसी को पोजीशन कहा गया कि मतलब आपने ट्रिपल बॉन्ड की जो पोजीशन है उसको चेंज करना है। तो देखिए जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CS3 C, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, फिर CH3। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने क्या किया, 1 और 2 से उठाकर मैं 2 और 3 के बीच में उसको ले गया हूँ, और क्योंकि 2 और 3 में ले गया हूँ तो लोएस्ट नंबर 2 है मेरा, इसलिए इसको लिखूंगा ब्यूट 2 आइन, ठीक है। अब आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे बेटा ये मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, राइट। अच्छा, उसके बाद आता है बेटा हमारे पास चेन आइसोमर। अब चेन आइसोमर में कईयों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि क्या सर ये जो पहले दो आपने दिखाए हैं क्या ये पोजीशन है कि चेन है। ऑफ कोर्स बेटा ये भी चेन के कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि इस केस में क्या होता है, एक तो देखो हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको यदि हम पोजीशनिंग चेंज करेंगे करेंगे, बट साथ ही साथ किसी भी इनकी जो ब्रांचेस है ना, ब्रांचेस का मतलब होता है जैसे कि जो जो पेरेंट चेन है वो एक्चुअली हम एक्चुअली उसमें चेंज लेके आते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल से समझ में आएगी, ऐसे नहीं आता। इसके लिए मैं आपके लिए यूज कर लेता हूँ पेंटाइन की यूज कर लेता हूँ इसमें मैं, ठीक है। बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं अच्छा पेंटाइन है ना, तो इसमें कुल मिला के 3 इसके आइसोमर्स बनते हैं। 2 तो बिल्कुल ऐसे ही बनाऊंगा मैं, तीसरा मैं जो जो पेरेंट चेन है उसको चेंज कर दूंगा, तो उसी को चेन आइसोमर बेसिकली कहा गया है, ठीक है। तो क्या करूंगा देखते हैं। सबसे पहले बेटा आएगा CS3, देन आया था बेटा CH2, देन आएगा बेटा H2C ट्रिपल बॉन्ड एंड CH। तो ये मेरा पहला हो गया। ऑब्वियस बताने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं शुरुआत करूंगा तो 1 2 3 ऐसे करूंगा, तो ये दूसरे नंबर पे पड़ा हुआ है, तो इसका जो नाम है वो आ जाएगा, दैट इज पेंट 1 आइन, ठीक है। तो पेंट 1 आइन इसका आंसर आ गया। अगले में क्या करूंगा, इसको उठा के यहां ले आऊंगा, तो CH3CH, ठीक है, 2C ट्रिपल बॉन्ड C, 10CH3, ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब क्योंकि सेकंड नंबर पे ये आ चुका है, अगर आप बोलेंगे सर सेकंड और थर्ड है तो लोएस्ट नंबर लेना होता है ना, इसी वजह से यहाँ पे आ जाएगा पेंट, देन आ जाएगा 2, उसके बाद आइन। तो इस तरीके से बेटा आप अपना ये वाला पार्ट लिख देंगे, दिस इज पेंट 2 आइन। जैसे मैंने कहा कि मैं इसका चेन ही चेंज कर दूंगा, पेरेंट चेन ही अलग कर दूंगा, तो क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखना। तो CH3CH, देन सिंगल बॉन्ड C, डबल ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आ गया CH3। तो बेटा देखो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि क्या इसमें 5 कार्बन है, बिल्कुल अभी भी 5 कार्बन है, बना मैं पेंटाइन का ही रहा हूँ, लेकिन इस केस में मैं क्या, इस केस में क्या किया मैंने, मैंने इसका जो मेन पेरेंट चेन था वही चेंज कर दिया। पहले पेरेंट चेन में पेंट पेंट आ रहा था, इसमें क्या आएगा आपके पास, इसमें ब्यूट आएगा, ठीक है। या तो आप ऊपर वाला कंसिडर कर लो चेन को, या तो ऐसे नीचे ले जाओ, बात एक ही है, कोई इतना फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, एक बात होती है, मैं आपको उसके बारे में बता दूं कि अगर आपके मन में आता है कि सर मैं नंबरिंग कहाँ से डालूंगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया बेटा, जो बॉन्ड्स होते हैं ना, चाहे डबल बॉन्ड की बात करें चाहे ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, उनका नंबर सबसे छोटा होना चाहिए। तो शुरुआत आपको यहीं से करनी पड़ेगी, जैसे 1 2 3। आप चाहे इसको 4 ले लो, इसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, सेम आंसर आएगा आपका। तो ये ले लीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो तीसरे नंबर पर हमारा एक मिथाइल ग्रुप रखा हुआ है, और 1 पर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है। मैं यहाँ पर इसका जो नाम है वो लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो मैं शुरुआत कैसे करूंगा, पहले हमेशा ब्रांच जो होता है मेंबर, पहले उसके बारे में लिखना होता है। तो तीसरे में मेरा मिथाइल है,
तो मैं लिखूंगा 3 मिथाइल। ठीक है, 3 मिथाइल हो गया। उसके बाद मेन चेन के बारे में लिख दो, तो आ जाएगा ब्यूट। ठीक है, उसके बाद एक नंबर पे लिखूंगा और आइन लिख दूंगा। तो लीजिए बेटा, इस तरीके से आप इसका IUPAC नेम को लिखेंगे। तो ये जितने भी लिखे हैं ये सब IUPAC नेम ही है, उसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। आई होप फाइनली आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इसका सोर्स क्या है, आइसोमर्स कैसे होते हैं, मिनिमम कितने कार्बन चाहिए आइसोमर्स बनाने के लिए, कितने टाइप्स के आइसोमर्स है। क्लियर है अच्छी तरह से? गुड। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं इसके जो फर्स्ट मेंबर के बारे में सारी बातें करने के लिए, कि बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट मेंबर जिसको हमने स्टडी करना है वो हमारा इथाइन है। तो उसका सोर्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका जो प्रॉपर्टीज हैं, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, इन सबको एक एक करके स्टडी करते हैं। अब हमें बात करनी है बेटा इथाइन की। मेन टॉपिक एक्चुअली यही है, बट इसको समझने के लिए इसका बेस देने के लिए हमने सब कुछ अभी तक हमने जो स्टडी किया वो किया। देखिए बेटा, सबसे पहली बात हम करते हैं इसके फॉर्मूले की। ऑब्वियस है कि पहली बात, जनरल फॉर्मूला क्या था बेटा, अगर याद हो, CnH2n-2 इसका फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला एल्काइन का। और इथ जो है वो सेकंड, मतलब सेकंड नहीं, हाँ बेसिकली जिसमें जब कार्बन दो होते हैं तब इथ बोलते हैं, राइट। तो यही जो इथ है ना, वो एक्चुअली में जो इथाइन है वो एक्चुअली एल्काइन का सबसे पहला मेंबर यही है। क्योंकि देखो, सिंगल कार्बन से एल्काइन नहीं बनाया जा सकता तो इस वजह से जो पहला मेंबर है वो इथ का ही होता है। सो क्या करूंगा, मैं एन को 2 पुट कर दूंगा, तो साथ मुझे पता लग रहा है बेटा कि इसका जो फॉर्मूला है वो C2H2 जो है वो इसका फॉर्मूला हो जाएगा। पहली बात तो आराम से समझो ये है क्या। अच्छा जी, IUPAC नेम जो है वो तो आपको मैंने बता दिया, इथाइन है। लेकिन जो कॉमन नेम है, ट्रिवियल नेम है, वो क्या है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वैसे तो, वो है एसिटाइलिन। ठीक है, सो ये है मेरा कॉमन नेम। इसके बारे में कुछ बातों में से पहली बात मैं बता चुका हूँ, ये फर्स्ट मेंबर है। ठीक है, ये क्या है, मेरा फर्स्ट फर्स्ट मेंबर है। ठीक है, अल्काइल फैमिली का ये सबसे पहला, अल्काइल सीरीज का ये RST, तो ये फर्स्ट मेंबर है बेटा मेरे अल्काइल फैमिली का, ये अल्काइल सीरीज का। दूसरी बात ये ऑफ कोर्स कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बना दिया हमने। और क्योंकि बेटा ये अनसैचुरेटेड है तो ऑफ कोर्स इट इज रिएक्टिव इन नेचर, काफी वैसे रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू एल्केन। और अगर मैं बात करता हूँ एल्कीन की बात करूँ, इट इज वेरी रिएक्टिव देन एल्केन एंड एल्कीन। इसी वजह से ये कभी भी हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। सो दे नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। ठीक है, हमें नहीं मिलते हैं। तो फिर सवाल ये मन में यही आता है कि अगर ये नहीं मिलते तो हमें कहाँ से मिलते हैं, मतलब इसका सोर्स क्या है, क्या सोर्स है इसका। बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखिए, पहले सोर्स की बात करते हैं, तो जो कोल गैस होता है ना, कोल गैस, उसके अंदर इसके कुछ ट्रेसेस हमें मिल जाते हैं, या हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जब उनकी डिकम्पोजिशन होती है, क्या होती है उनकी, जब डिकम्पोजिशन होती है उससे निकलने वाली जो गैसेस होते हैं ना, उन गैसेस में भी हमें इनके ट्रेसेस मिल जाते हैं। और जो तीसरा हमारा सोर्स है बेटा वो है द क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स, क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स। तो एक्चुअली हाँ, कहाँ से, फ्रॉम द वेरियस फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, फ्रॉम वेरियस, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम यूएम। अच्छा, तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि ये क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स का क्या मतलब होता है। एक्चुअली में क्या होता है बेटा कि जो एल्केन्स की बहुत बड़ी चेन है, जिसका हमारा कोई यूज नहीं है, उसका ब्रेकडाउन होकर
हमारे लिए यूजफुल एल्काइंस बनना, उसी को क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स कहा जाता है। ठीक है। एंड तो ये मेन है। तो कहने का मतलब है कि सोर्सेज की बात करें तो या तो हमें उनके जो ट्रेसेस है वो कोल गैस में मिल जाते हैं, या हमें मिलते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, तो जब उनकी डिकम्पोजिशन होती है उससे जो गैस निकलती है उसके अंदर हमें इनके ट्रेसेस मिल जाते हैं। बाकी क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स फ्रॉम द वेरियस फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस से ही हमें मतलब ये जो है जो इथाइन है वो आराम से मिल जाता है। तो ये उसका मेन सोर्स ही है। सो आई होप आपको ये इथाइन बेसिकली है क्या, उसका जो सोर्स है, सोर्स भी क्यों कहूँगा, सोर्सेज कहूँगा जो है वो, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ बेटा उसके स्ट्रक्चर के बारे में। सो इसका जब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, देखिए हम दो तरह के फॉर्मूले पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और दूसरा इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और इसकी जो शेप है वो शेप कैसी है थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सिंपल होता है यार, कोई मुश्किल है नहीं है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको, वैसे ही आ जाएगा, इतनी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। देखिए बेटा कार्बन, ठीक है, कार्बन के कुल मिलाकर चार क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 और 4। एंड वो मेरे 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन के साथ शेयर्ड होते हैं, और हाइड्रोजन के साथ जो इसका जो चौथे नंबर वाला इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मेरे किसका, ये है मेरे इथाइन का। ठीक है जी। तो बहुत सिंपल था। स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात करें तो आपने ट्रिपल बॉन्ड जनरेट करना है या ड्रॉ करना है दो कार्बन के बीच में, एक सिंगल हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, आसानी से हो जाता है। हाँ, अगर वो आपके शेप की बात करते हैं तो इसका जो आंसर है वो है लीनियर शेप। लीनियर शेप होती है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा होता है आपका, ठीक है, लीनियर सीधा। तो ये है इलेक्ट्रॉन डॉट के स्ट्रक्चर के बारे में। ये मैंने बताया, ये क्या है, ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पता क्या है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से हर एक चीज करनी पड़ती है, जल्दबाजी में नहीं में कर सकता, ठीक है ना। चलिए, आई होप आपको अब इसका बेसिक अच्छी तरह सब पता लग गया होगा। अब हम बात करेंगे बेटा इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी। चलिए अब जल्दी से पहले हम वही कर लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा था बेटा, अब हम बात करेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ एथाइन की। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की, फिर हमने बात करनी है केमिकल प्रॉपर्टी की, और लास्ट में हम करने हैं यूजेस, और हमारा ये पार्ट जो है पूरी तरह खत्म हो जाता है। देखिए बेटा बात है फिजिकल प्रॉपर्टीज की। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हमें कहा गया है कि ये एक तो कलरलेस गैस है, मतलब इस गैस का कोई भी कलर नहीं है। और इथाइन अगर प्योर फॉर्म में हो, प्योर फॉर्म का मतलब होता है उसमें किसी चीज का मिक्सचर ना हो या किसी और चीज का ट्रेसेस ना हो, तो उसका एक ना ईथर की तरह ही स्वीट एंड ऑर्डर जो है, स्वीट ऑर्डर का मतलब होता है एक ना फ्रूटी सी स्वीट सी स्मेल सी उसमें से आती है, खुशबू आती है, जैसे ईथर के अंदर आती है वैसे ही। कभी कभार क्या होता है कि जब हम इथाइन को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द कैल्शियम कार्बाइड, ये मेन चीज है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जब हम उसको कैल्शियम कार्बाइड से प्रिपेयर करते हैं तो उसमें ना गार्लिक स्मेल या गार्लिक ऑर्डर उसमें से आता है। पूछ सकते हैं कि क्यों आता है, किस वजह से आता है। तो आंसर है क्योंकि जब हम कैल्शियम कार्बाइड से इथाइन को प्रोड्यूस करते हैं ना, तो उसमें कुछ ट्रेसेस मिलते हैं हमें फॉस्फीन के और हाइड्रोजन सल्फाइड के। तो इन्हीं ट्रेसेस की वजह से हमें एक गार्लिक सी जो स्मेल है ना वो हमें आती है। तब इसने कहा कि अगर प्योर स्टेट के अंदर होगा तो उसकी एक स्वीट स्मेल होगी, लेकिन अगर आप उसको कैल्शियम कार्बाइड से अगर प्रोड्यूस कर रहे हो तो क्योंकि उसके अंदर ट्रेसेस पाए जाते हैं फॉस्फीन और हाइड्रोजन सल्फाइड के, जिस वजह से उसका जो स्मेल है, जो उसकी जो ऑर्डर है वो गार्लिक हो जाता है। ठीक है, तो गार्लिक की स्मेल होती है उसके अंदर। बाकी तो बहुत सिंपल सिंपल है। देखिए सेकंड पॉइंट के अंदर बोलता है, देखो मैंने पहले भी पढ़ा है यार कि ये जितने भी आपके जैसे एल्कीन के अंदर भी पढ़ा था कि यार ये स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है पानी के अंदर, ठीक है। और
क्योंकि ये एल्काइन है तो ये बहुत ही कम सोल्यूबल होगा पानी के अंदर। बट ऑफ कोर्स ये जितने भी हैं हाईली सोल्यूबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एसीटोन्स और एल्कोहल्स, इनके अंदर अच्छे से ये आपके सोल्यूबल मतलब डिसॉल्व हो जाते हैं। ऑफ कोर्स डेंसिटी बहुत कम है, लाइटर देन एयर है, उसकी वेपर डेंसिटी 13 है। लिक्विफाई हो जाते हैं -84 डिग्री सेल्सियस में, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -75 डिग्री सेल्सियस है। छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप कर लेंगे तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम आएगी, आसानी से ये किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अभी हमने बेटा प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया, अब थोड़ा सा उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम रीड आउट कर लेते हैं ना बेटा। देखिए तो बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे एंड आई होप आपको आराम से आ भी जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो बात करेंगे इथाइन के बारे में, उसके केमिकल नेचर के बारे में थोड़ा समझते हैं पहले तो। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं ना, तो एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऊपर, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। तो क्योंकि बात हमारे बेटा इथाइन की हो रही है, एक बात ना इथाइन में बड़ी खास होती है, वो ये कि इसमें जो कार्बन का कंटेंट है एल्केन और एल्कीन से ज्यादा होता है। अब बोलेंगे सर कार्बन कंटेंट मतलब बाय मास, एक बार चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आई थिंक एग्जांपल से क्लैरिटी होगी आपको। सो मान लेते हैं कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं एल्कीन की, एल्कीन भी क्यों बोलूं, जब कंपैरिजन ही देना है तो एक काम करता हूं ना, एथीन, मान लीजिए इथीन का एग्जांपल देता हूं एक आपको, एक मैं इथाइन का एग्जांपल देता हूं। इथीन का होता है बेटा CnH2n, मतलब चलो मैं लिख ही देता हूं जनरल फॉर्मूला पहले तो, इसका होता है CnH2n-2। तो अच्छा इथीन की बात करते हैं तो n को 2 पुट करते हैं तो आ जाएगा C2H4, और जब मैं इसकी बात करता हूं तो इसके अंदर हो गया बेटा आपके पास Cn। ठीक है, एक ए, तो हमारे पास हो गया C2H2। ठीक है जी। अच्छा अब बाय वेट हम इनकी वैल्यूज डालते हैं, जैसे कार्बन जो है आपको पता ही है बेटा कि 12 इसका वेट होता है, तो 12 इंटू 2 कर दूंगा तो 24 बन जाएगा, ईज टू 4, हाइड्रोजन का तो 4 ही होता है, आप भी अच्छी तरह जानते हो। हाँ, और अगर मैं बात करूं इसकी तो 24 बेटा 2, राइट। अच्छा जब आप इसकी रेशियो चेक करोगे तो ये आएगा 6:1, और बेटा जब आप इसकी देख रहे हो तो आएगा 12:1। मतलब अगर एक पार्ट हाइड्रोजन इसमें है इथीन में तो 6 पार्ट उसमें कार्बन है। इथाइन में देख रहे हो क्या हो रहा है, इथाइन में अगर एक पार्ट हाइड्रोजन है तो 12 पार्ट कार्बन है। तो कहना मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि इथाइन के अंदर कार्बन का जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इथीन, इवन एज कंपेयर टू एल्केन, जैसे इथेन जिसको हम बोलते थे। इसी वजह से जब हम किसी इथाइन को हवा की प्रेजेंस में इसको हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो सारा का सारा जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो आपके ऑक्सीडाइज नहीं होते। ठीक है, तो पहली बात तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर कि ये डू नॉट, दैट इज ऑक्सीडाइज्ड कंप्लीटली। ठीक है, पहले तो ये समझो कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये जब समझते हो ना तब बातें क्लियर होती हैं। अच्छा डू नॉट ऑक्सीडाइज कंप्लीटली, भाई क्यों, क्यों नहीं हो रहे ऑक्सीडाइज कंप्लीटली, क्योंकि इसमें कार्बन का कंटेंट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू योर एल्कीन और एल्कीन। पहली बात तो ये, इसलिए जब भी आप इसको बर्न करते हो तो इसके जो ये बर्न होगा, इट विल बर्न, ठीक है, इट विल बर्न बट विद अ सूटी फ्लेम, सूटी फ्लेम। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जो हो रहा है वो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, उसके बाद लेकिन अगर मैं मान लो एक्सेस एयर के अंदर इसको अगर मैं बर्न करूं, तो सिंपल सी बात है, अगर एक्सेस एयर में आप इसको बर्न करोगे तो उस टाइम क्या होगा, ये बर्न होगा बट उसकी जो मतलब जो उसका कलर होता है वो ब्रिलियंट वाइट फ्लेम होता है बेटा, ब्रिलियंट वाइट फ्लेम होगा। ठीक है, अगर उसको एक्सेस ऑफ एयर में करते हो, यहां लिख देता हूं थोड़ा आपको समझ में आए, एक्सेस ऑफ एयर, तब ये करता है, मतलब ऐसे नहीं करता ये आपका। ठीक है, हाँ
लेकिन एक बात और भी है, अगर एक्सेस एयर की प्रेजेंस में अगर आप इसको बर्न करते हो तो वाइट फ्लेम, ब्रिलियंट वाइट फ्लेम तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ एज अ मतलब प्रोडक्ट क्या बनता है, क्या बना के देगा मुझे, वो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, साथ में मुझे बना के देगा वाटर वेपर, वाटर वेपर, ठीक है जी। और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो सिंपल सी बात है। हाँ, अगर आप मुझे बोल दो सर इसकी रिएक्शन बताइए क्या होगी, तो बहुत सिंपल है। सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस O2, ठीक है। एज ए रिजल्ट वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, और साथ में ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो जनरेट करता है। अच्छा, अब बात सिर्फ इतनी है कि मेरे पास जो ऑक्सीजन है यहाँ पे दो और एक तीन है, और मैंने कितने बोला कि पहले आप इसको इवन नंबर बना दो, तो ये चार हो गया अब मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। इसको कार्बन जो है, अच्छा ये कार्बन जो है वहाँ पे एक या दो हमें दिए हुए हैं, ठीक है, दो। अगर मैं दो करूँगा तो एक काम करते हैं ना सीधा। ओके, सो पहले मैंने इसको फोर किया, फोर टू ज़ा एट और टू ये हो गया 10, तो फाइव टू ज़ा 10 यहीं पे मेरा प्रॉपर सेट हो गया है। कार्बन मेरे चार हैं, दो ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहे हैं, और हाइड्रोजन भी मेरे चार हैं। तो बस मुझे क्या करना है कि यहाँ टू करना है, दैट्स इट। अब ये मेरा ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। तो ये मेरी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, जिसमें दिख रहा है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, पानी बन रहा है, और ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो फिनोमेनन अभी हमने किया है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली में इसको हम कहते हैं दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन, जिसको कंबशन भी कहते हैं। ठीक है, क्या किया अभी हमने, दैट इज ऑक्सीडेशन, आई होता है इसमें, मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन, ओ नॉट इथीन, इट्स इथाइन, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन, एंड इसी को कंबशन भी कहते हैं, कंबशन। तो बस इस तरीके से आपने ये वाला पार्ट डिस्कस और स्टडी करना था। ठीक है, इजी है, आई होप यार मुश्किल नहीं आई होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बेटा एडिशन रिएक्शन की। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एडिशन रिएक्शन, और हम एडिशन रिएक्शन की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए बेटा सिंपल सी बात है, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अदरवाइज पिछली बार की तरह रह जाएगा नहीं तो। अब हमने बात करनी बेटा एडिशन रिएक्शन की, एडिशन रिएक्शन की, ठीक है। उसके अंदर भी हमारे कुछ पार्ट्स बनेंगे, एक एक करके हम स्टडी करेंगे। देखिए बात सिर्फ ये है कि जो एल्काइंस है, पहली बात तो यार वो एक सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है। और क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसी वजह से इनमें एडिशन रिएक्शंस होती हैं। याद होगा आपको जब मैंने आपको एल्केन के बारे में बताया था, मैंने कहा था ना कि उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है, क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड वाले के अंदर भी एडिशन रिएक्शन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड वाले में तो 100% एडिशन रिएक्शन होगा। तो होता क्या है, होता सिर्फ इतना है कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो आपके ये ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना, तो ये क्या करता है कि जब इसका एक बॉन्ड टूटता है तो उससे जनरेट होता है एक एक इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन को वो शेयर कर लेता है किसी और के साथ, जिसकी वजह से इसमें एडिशन रिएक्शन हो जाती है। बट पंगा ये है कि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बावजूद भी ये दो अभी भी बॉन्ड्स रहते हैं इन दो के बीच में, मतलब स्टिल अभी भी वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही रहता है, जिसकी वजह से क्या करता है ये फर्दर अपना एक बॉन्ड और तोड़ेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन और जनरेट करेगा, और वो भी किसी और एटम के साथ जुड़कर फिर से एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस करती है। और ये तब तक करती है ऑफ कोर्स जब तक सिंगल बॉन्ड क्रिएट ना हो जाए दो कार्बन के बीच में, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं जब तक वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं बना देता। ठीक है, तो बात ना बहुत सिंपल होती है, आपने बस उसको स्टेप बाय स्टेप समझना है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है।
अदरवाइज कोई इतना मुश्किल नहीं है ये आपका। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए अब हम क्या करेंगे, आपको अ, बताते हैं। जैसे कि अगर हाइड्रोजन को ऐड करना है तो क्या करेंगे, हेलोजन्स को ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा सा हम उसके बारे में भी हम स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, सबसे पहले आपको बताता हूँ, मैं एडिशन रिएक्शन के बारे में बताऊंगा, बट पहले हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन को, फिर हम हेलोजन्स को ऐड करेंगे, एंड दैट्स इट। यही दो आपके सिलेबस में दिए हैं, तो मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ फटाफट। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमारे पास आएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं बेटा इसको बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को अगर आपने ऐड करना है मेरे इथाइन के अंदर, ताकि वो एक सैचुरेटेड लास्ट में मतलब इथेन बन सके, तो हमें कैटलिस्ट की जरूरत होती है। तो देखिए कौन कौन से कैटलिस्ट है। पहली बात, या तो आप बेटा देखो इसमें इस्तेमाल करो प्लेटिनम का। ठीक है, या तो आप प्लेटिनम का इस्तेमाल कर सकते हो एज ए कैटलिस्ट, या तो आप इस्तेमाल कर सकते हो पैलेडियम का। ठीक है, किसका, पैलेडियम का इस्तेमाल कर लीजिए। और तीसरा, या तो आप इस्तेमाल कर लीजिए इसका निकल का। पता है, सेम यही सब इस्तेमाल होता था एल्कीन के टाइम पे भी, बट वहां पर यह था कि एल्कीन के टाइम पे यह था कि जब आप निकल का इस्तेमाल करते थे तो 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ता था। बट इस कंडीशन के अंदर आपको 200 देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही बहुत रिएक्टिव है। तो बिना मतलब उसको टेम्परेचर दिए 200 डिग्री सेल्सियस भी हम ये रिएक्शन टेक प्लेस कर सकते हैं। तो ये होगा कैसे, ये एक्चुअली हमारे दो स्टेजेस में होता है। तो बात करते हैं, सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा कि आपका जो एल्काइन है, बेसिकली जो इथाइन है, वो इथीन बनेगा। कैसे बनेगा जी, देखो C2H2 ये हो गया इथीन, हाइड्रोजन लीजिए, निकल को लगा दो, इसमें ऐड कर दो ये। तो एक हाइड्रोजन, इस कार्बन, दो कार्बन है ना, एक एक कार्बन को लगता है, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन को मिल जाएगा। मतलब ये हो जाएगा बेटा C2H4। तो ये है मेरा इथाइन और ये बन गया मेरा इथीन। ठीक है, ये मेरा पहला स्टेज है। हाँ जी, सेकंड स्टेज में क्या होगा बेटा, फिर से वही बात जो हम कह रहे थे कि सेकंड स्टेज के अंदर हो जाएगा C2H4। ठीक है, तो C2H4 जैसे हम करेंगे, ये हमारे पास हाइड्रोजन हमने लिया, निकल तो ये रहा, तो ये बन गया बेटा फाइनली C2H6। तो ये क्या है बेटा, फिर से इथीन, और ये क्या है बेटा मेरा, फिर से इथेन। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करोगे तो शायद आपको इसमें दिखेगा कि एक्चुअली में ये मेरा अनसैचुरेटेड है। ठीक है, फिर ये अनसैचुरेटेड है, ये भी मेरा अनसैचुरेटेड है, और फाइनली क्या बना, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्रिएट होता है। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमें यही देखने को मिलता है कि किस तरीके से हाइड्रोजन ऐड होती है अंडर द प्रेजेंस ऑफ निकल, और फाइनली एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपका एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तब्दील होता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में, हाँ बिल्कुल ठीक कहा। तो आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। चलिए, अब मैं आपको फाइनली बेटा लेके चलता हूँ हमारे एडिशन ऑफ हेलोजन्स के बारे में। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो हम करेंगे बेटा एडिशन ऑफ, दैट इज हेलोजन। ये बेटा एग्जैक्टली वही चीज़ है यार जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। मैंने आपको कहा ना कि जब कभी भी हम, पहले देखो, पहले मैं आपको बताता हूँ एक बात को। अगर मैं एक इथाइन लेता हूँ, ठीक है, और इथाइन के अंदर मैंने एक इनर्ट सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया है। ठीक है, लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड।
उस टाइम अगर आप उसमें क्लोरीन को ऐड करोगे, ठीक है जी। अच्छा, पहली बात ये मन में आता, चलो मैं पहले करके दिखाऊं थोड़ा सा, फिर उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग और बताता हूँ मैं बोलना क्या चाहता हूँ एक्चुअली में। कि पहली बात तो मेरे पास है इथाइन। इथाइल हो गया। उसको किसके साथ यूज किया मैंने? एक इनर्ट सॉल्वेंट के साथ। कौन सा इनर्ट सॉल्वेंट इस्तेमाल किया है? वो है कार्बन, दैट इज टेट्रा क्लोराइड को। ठीक है, मैंने इसका इस्तेमाल किया है। उसके बाद अगर आप इसके अंदर क्लोरीन को ऐड करोगे तो जो इथीन डेरिवेटिव है वो बन जाएगा। इथीन डेरिवेटिव का मतलब होता है कि ट्रिपल बॉन्ड जो है ना आपका कार्बन के बीच में, वो डबल बॉन्ड हो जाएगा और एक एक हाइड्रोजन की जगह पे एक एक आपका क्लोरीन लग जाएगा। उसको डेरिवेटिव, जो डिराइव हुआ है बेसिकली, उसको डेरिवेटिव कह देते हैं। ठीक है जी, समझ में आया आपको? विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और फर्दर वो एक एक क्लोरीन और ऐड कर लेगा ताकि आपका जो इथेन डेरिवेटिव है वो बन सके। मैं आपको एग्जांपल करके बताऊंगा ये ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ वो क्यों बोल रहा हूँ, क्या रीजन है उसका। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पता क्या है? मैं शुरू तो करूंगा, बट सवाल मेरा पहले ये है कि मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल ही क्यों कर रहा हूँ? ठीक है, उसके बिना क्यों नहीं मैं क्लोरीन गैस लेता हूँ सीधा उस पर, मैं मतलब एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं टेक प्लेस करती? तो प्रॉब्लम ये है कि इथाइल जो है ना वो हाईली रिएक्टिव है और ट्रिपल बॉन्ड है यार, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। और रिएक्टिव होने की वजह से क्लोरीन गैस के साथ ये विगरसली क्या करता है, रिएक्ट करता है अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो मतलब मैं आपको तुम्हें मतलब बताता हूँ कि अगर मैं ये जो है ना कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल अगर मैं नहीं करता तो क्या होगा? तो C2H2 मेरा रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ। अच्छा, पहली बात हाईली रिएक्टिव है, तो विगरसली ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में करेगा? सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस पे ये रिएक्ट करता है। और रिएक्ट होने से क्या होता है कि इसमें से जो फ्लेम्स है ना वो निकलनी शुरू हो जाती है। और एज ए रिजल्ट क्या बनता है बेटा आपके पास? कार्बन, और साथ में बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें से बन जाता है। बैलेंस की बात करें तो ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। तो इससे ही आपका बैलेंस होता है। क्या बनता है बेटा? आपका कार्बन बन जाता है, साथ में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो ये ना बने और इसका डेरिवेटिव बने, प्रॉपर एडिशन रिएक्शन प्रॉपर टेक प्लेस कर सके, इसीलिए हम इनर्ट सॉल्वेंट मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। बाकी बेटा ऑफ कोर्स आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, अब जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। मेरे पास मान लीजिए इथाइल है, ठीक है, CH, देखिए ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये क्या है? ये मेरा हो गया इथाइन। ठीक हो गया जी। मैंने क्लोरीन से इसको रिएक्ट करवाया, CCl4 इसमें प्रेजेंट है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो क्लोरीन है ना ये टूटेगा दो क्लोरीन के अंदर, है ना। एक क्लोरीन इससे जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन इससे। बट कैसे जुड़ेगा? जब इनका एक बॉन्ड टूटेगा, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब ऑब्वियस है एक हाइड्रोजन तो पहले लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ है, इसके साथ एक्चुअली में क्लोरीन जुड़ जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा। देखो सब सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ? बाकी नाम इसका करना है तो 1 और 2 दे दीजिए इसको। तो मैं बोलूंगा 1 2, दैट इज डाई क्लोरो, और डबल बॉन्ड हो गया ना, अब ये इथीन बन जाएगा। तो देखिए, एल्काइल से मतलब इथाइन से इथीन बनाया है, तो ये हो गया मेरा, दैट इज इथीन डेरिवेटिव विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इस तरह से बेटा इसको कहा है इथीन डेरिवेटिव, मतलब इससे डेराइव हुआ है ना ये, तो इथीन डेरिवेटिव। और जैसे मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ आपको कि फर्दर क्लोरीन अगर आप इसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो क्या करेगा वो? फर्दर ये बॉन्ड तोड़ेगा, एक एक क्लोरीन और जोड़ लेगा। मतलब देखिए एक हाइड्रोजन तो है ही है, सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर दिया आपका यहाँ पे, एक क्लोरीन पहले से था, एक एक क्लोरीन और जोड़ लेगा। ये करेगा एक्चुअली में, ये होगा इसके साथ। अच्छा हाँ, अब इसका नाम कैसे देना है देखिए कैसे करूंगा मैं, ध्यान से देना।
पहले आएगा 1122, मतलब 1122 ऐसे होता है, ठीक है, 1122, क्योंकि चार मेरे क्लोरीन है ना इसके साथ, लिखूंगा टेट्रा, दैट इज क्लोरो, ठीक है, इथेन। तो बस इस तरीके से बेटा आपने इसको बताना है, बहुत सिंपल है, आई होप इतना मुश्किल तो नहीं होगा। सो 1 और 2 नाम दिया ना, तो 1122 टेट्राक्लोरो इथेन। तो इस तरीके से आपने अपना क्या कहते हैं उसको, जो क्लोरीन है वो ऐड करना है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में तो आ गया, क्लोरीन को ऐड करना है तो कैसे करना था आपने, है ना। चलिए, ये तो क्लोरीन की बात थी। अभी ब्रोमीन पड़ा है, आयोडीन पड़ा है, क्या करें, है यार, करना तो पड़ेगा ही, तभी खत्म होगा आपका ये, ठीक है ना। सो अगर हम बात करते हैं बेटा ब्रोमीन की, मतलब रिएक्शन विद ब्रोमीन करते हैं, वैसे तो यार बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो क्लोरीन के साथ हमने किया था, ब्रोमीन, ठीक है, एग्जैक्टली वही चीज है, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है, लेकिन चलो बता देता हूँ आपको थोड़ा सा उसके बारे में भी, क्या क्या होता है इसके अंदर। तो जब हम ब्रोमीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ इथाइन के अंदर उसको ऐड करते हैं, तो ना उसका जो ब्राउन कलर होता है वो एक्चुअली डिसअपेयर हो जाता है। और क्यों होता है, क्योंकि उनमें एडिशन रिएक्शन की वजह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, और उनके प्रोडक्ट्स की वजह से उसका कलर जो है वो डिसअपियर हो जाता है। तो बेसिकली होता क्या है, होता कुछ नहीं है, मेरे पास ब्रोमीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, और उसको इथाइन दैट इज C2H2 के साथ आप रिएक्ट कर दीजिए, ठीक है। वैसे तो इसका क्या है, ब्राउन कलर है, लेकिन रिएक्ट होने के बाद जो प्रोडक्ट्स हमारे बनते हैं उसकी वजह से ये आपका कलर लेस हो जाता है। अब मन में फिर वही सवाल कि सर होगा क्या, रिएक्शंस क्या होंगी यार, एग्जैक्टली क्लोरीन वाली है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, ठीक है। बाकी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अच्छा, क्योंकि ये इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है ना, तो जिसकी वजह से बनता है ये आपका क्या था, कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड, ये बनता है इसके अंदर, CBr2, ये है, इनके वजह से ये बनता है, और जब इसको इससे मिलाया जाता है तब Br इसके अंदर ऐड होगा, ठीक है। जैसे वहां पे CCl4 इस्तेमाल करते थे ना वो करने के लिए, यहाँ पे CBr2 का, Br4 चार होते हैं ना इसलिए, टेट्रा ब्रोमाइड है ना इसलिए चार लिखेंगे, ठीक है जी। चलिए जल्दी शुरू करके दिखाता हूँ क्या करना है, बहुत सेम चीज है बेटा आपके, देखो। तो C ट्रिपल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन लीजिए बेटा, इसको हम जल्दी से रिएक्ट करवाते हैं Br2 CBr4 की प्रेजेंस में, ठीक है जी। एंड यहीं से तो आता है इसको सब कुछ, जैसे वहां पर उसको जो क्लोरीन था वो CCl4 से आ रहा था, यहाँ पे CBr4 से आएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बेटा, जैसे एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं जो मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, कि पिछले रिएक्शन के अंदर देखो यहाँ पे CCl4 लिखा था ना, तो इसका क्या मतलब था, इसका मतलब यही था कि अब जो उसको क्लोरीन मिलेंगे दो, वो CCl4 से मिल जाएगा यहाँ, और अगर हम डायरेक्ट क्लोरीन रिएक्ट करा देते CCl4 ना होता, तो बताया था ना कि विगरसली रिएक्ट करता है आपका, तो इस वजह से हम उसको CCl4 के थ्रू इसको मतलब एडिशन रिएक्शन करवाते थे। सिमिलरली जब हम बात यहाँ पे करते हैं Br की, तो Br को भी डायरेक्ट नहीं करते, CCl4 से रिएक्ट करके इसका CBr4 बन गया। अब CBr4 जो है वो होता है हमारे पास ब्राउनिश कलर है, बट जब उसको इथीन से रिएक्ट करवा देते हैं जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कलरलेस बनते हैं। तो इस तरीके से बेटा हमने स्टेप बाय स्टेप इसको समझना है, मुश्किल नहीं है, आराम से आपको आ जाएगा। तो ये Br इससे मिलेगा, CBr डबल बॉन्ड CBr, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, नाम मैं बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं है करने के लिए, इसमें प्लस Br2 है ना, ये आपको मिल जाएगा, क्लियर हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे आ गया बेटा आपका CBr4, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, ठीक है। हाँ जी। सो यहाँ पे फ्रॉम लिख देता ना, फ्रॉम, यहाँ से हमें मिलता है फ्रॉम, कर, हाँ जी। तो CBr, लो जी एक Br यहाँ लगा देते हैं, ऊपर हाइड्रोजन आ गया, नीचे सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये Br ब्रोमीन का, ये Br ब्रोमीन का, ठीक है। बाकी यार नाम तो वही है, सेम चीजें जो हमने पहले पढ़ी हैं। ये हो गया मेरा इथाइन, ठीक है। ये हो जाएगा
1 2 डाई ब्रोमो इथीन, ये क्या है? 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो ब्रोमो दैट इज इथेन। ठीक है, ये चेक कर लेता हूँ पिछले वाले में गलती तो नहीं हुई थी, नहीं ठीक है ये था ना। तो बस जी, ठीक है, बहुत इजी है। बाकी आपको यहाँ पे ये अच्छे से ना क्लियर नहीं होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा ना अलग यहाँ पे थोड़ा दिखा देता हूँ, थोड़ा से क्या हो जाए ना, इसमें बड़ा क्लैरिटी आपको हो जाएगी कि एग्जैक्टली करना क्या है आपने। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका, इसका जो नाम है वो क्या है हमारा, 1 1 दैट इज 2 2 डाई ब्रोमो इथेन। ठीक है जी, तो इस तरीके से बेटा आपने ये वाला कंप्लीट करना था। डन हो गया? हाँ जी। तो अगर आपको याद हो बेटा, हमने जब आयोडीन के साथ रिएक्शन की बात करी थी, तो क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है ना, इसलिए ये आयोडीन के साथ भी रिएक्ट करता है, बट बहुत स्लोली रिएक्ट करता है आपका। ठीक है, और अगर इसको रिएक्ट करवाना है तो अल्कोहल की प्रेजेंस में आप इसको रिएक्ट करवा सकते हो, उससे इसका डाई आइडो डेरिवेटिव जो है वो क्रिएट होता है। मतलब मैं बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट रिएक्शन विद, ठीक है, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन के साथ इसकी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो करना कुछ नहीं है, मेरे पास है बेटा सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये मेरे पास बन गया, प्लस बेटा हमारे पास आएगा I2, और जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो आएगा सी एच डबल बॉन्ड सी एच, एक आयोडीन इसके साथ एक आयोडीन इसके साथ, ये बन जाएगा। आप चाहो तो उसको C2H2I2 की टर्म्स में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को बोला जाता है 1 2 डाई आइडो, ये थोड़ा अलग लिख लेना बेटा, ना डैश डाल देना बीच में यहाँ पे, डाई आइडो इथीन। ठीक है जी, तो ये मेरा है डाई आइडो डेरिवेटिव। आई होप क्लियर हो गया होगा, राइट? और बेटा फाइनली लास्ट हमारे पास आ जाता है रिएक्शन विद HCl, वो भी कराई देता हूँ, वैसे करने की जरूरत नहीं है, बट छोटा सा पार्ट है, मैं सोचता हूँ वो भी करा के खत्म कर देता हूँ। हाँ, एक चीज रहेगी, मैंने क्या बोलता बेटा, अल्कोहल, अल्कोहल की प्रेजेंस में आप ये काम करते हो। ठीक है, चलिए, तो बात कर रहे थे बेटा हम रिएक्शन विद HCl की। सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है इसमें। तो अ, जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ फटाफट यार, देखो सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करो, फिर से वही बात बेटा CH2, ये एक हाइड्रोजन मिलेगा और एक क्लोरीन मिलेगा, यहाँ से इसको हाइड्रोजन इसको मिल गया, ये क्लोरीन इसको मिल जाएगा, तो CH2 बन गया, डबल बॉन्ड कर दो, ये CH Cl है ना, CHCl, ये हो गया, प्लस HCl और कर दो, एक H और मिल जाएगा, Cl नीचे चले जाएगा आपका, मतलब आ जाएगा CH3 दैट इज CHCl2। नाम के बारे में अगर आप बोल रहे हो तो देखो, पहले बन गया आपका क्लोरो इथीन, क्लोरो इथीन, और अगला जो बन गया 1 1 डाई क्लोरो क्लोरो इथेन, ये इसका नाम है, ये इथाइन हो गया। तो बस इस तरीके से बेटा आप इसको कर देंगे, बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप आपने करना है, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अब फाइनली बेटा हम पहुंच चुके हैं इसके यूजेस के अंदर, और जल्दी से अब हम जो इथाइन है उनके यूजेस देख लेते हैं। तो अब हमें स्टडी करना है बेटा यूजेस ऑफ इथाइन। पहला यूज, फॉर द ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। देखिए बेटा, वेल्डिंग के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, और जब हम इथाइन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो बहुत हाई टेम्परेचर हमें ऑब्टेन होता है, उससे जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो हम आराम से कर सकते हैं। दूसरा, जो ऑक्सी एसिटिलीन लैंप है उसके लिए एज ए इल्यूमिनेंट, मतलब एज अ फिलामेंट की तरह ये काम करता है आपका। ठीक है, जहां से बेसिकली रोशनी तभी आएगी ना। थर्ड वन आता है कि अगर हमारे जो फ्रूट्स हैं उनको आर्टिफिशियली पकाने के लिए, मतलब जो रिपनिंग होती है उसकी आर्टिफिशियली, तो उस या उसको प्रिजर्व करने के लिए हम इथाइन का इस्तेमाल करते हैं। और फोर्थ नंबर में आता है कि जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं लाइक पॉलीमर्स, आर्टिफिशियल रबर या ऑक्सैलिक एसिड हो गया एक्सेट्रा, इन सब के लिए हम इथाइन का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है लाइक एसिटाल्डिहाइड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, प्लास्टिक या रबर, उनके मैन्युफैक्चर के लिए भी हम इथाइन का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको फाइनली इस पार्ट की जो थ्योरी है वो समझ में आ गई होगी।
ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इथाइन के बारे में पढ़ा, हमने उसके जो यूजेस है उसके बारे में पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि इथाइन हमें कहाँ से मिलता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।